ये स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, ये हमारे पास डीबीए फंडामेंटल 2 का आखिरी चैप्टर है या टॉपिक है जो हम लोगों ने करना है। इसमें अभी तक हमने जो चैप्टर किए थे वो थे तीसरा, पांचवा, उसके बाद था छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां, 14वां और इसके बाद 18वां चैप्टर हम कर रहे हैं। ये वाले चैप्टर्स हम लोगों ने किए हैं। 11, 13, 15, 16, 17 हमने नहीं किए। ये वाले कंप्लीट रिकवरी, इनकम्प्लीट रिकवरी थ्रू यूटिलिटी था, जिस यूटिलिटी का नाम है रिकवरी मैनेजर। तो रिकवरी मैनेजर की जो यूटिलिटी है ये सिर्फ ओरेकल में अवेलेबल होती है, बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं होती। तो इस यूटिलिटी को आप लोग खुद देख सकते हैं और इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये हमने नहीं की। जो जनरल बैकअप के प्रोसीजर थे, रिकवरी के प्रोसीजर थे और इनकम्प्लीट रिकवरी के प्रोसीजर थे, वो हम लोगों ने देखे हैं। और रिकवरी मैनेजर के थ्रू हमने रिकवरी के प्रोसीजर्स को नहीं देखा। तो ये वाले चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं। ये एक छोटी सी यूटिलिटी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग डाटा बिटवीन डेटाबेसेस। दो यूटिलिटीज हैं, एक इंपोर्ट की और एक एक्सपोर्ट की। पहले मुझे कोई ये बता दें कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। जी, इंपोर्ट मतलब हमने डेटाबेस के अंदर डाटा यानी कि सेव करवाना है या कहीं से लेके। एक्सपोर्ट का मतलब कि हमने डेटाबेस से डाटा लेके कहीं और रखवाना है। आप डाटे को छोड़ दो, वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी तो होता है। इंपोर्ट करने का क्या मतलब होता है? जैसे इंपोर्ट बरामदार, एक्सपोर्ट बरामदार। ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं और एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम बाहर को कुछ भेज रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है? इंपोर्ट। इंपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो चीजें इंपोर्ट होती हैं उनमें से एक सिंगल आइटम इंपोर्ट की हम निकाल दें तो हमारी एक्सपोर्ट का बिल इंपोर्ट के बिल से बढ़ जाता है। वो कौन सी एक सिंगल आइटम है जिसका इतना बड़ा बिल हम देते हैं? सर पेट्रोलियम। यस, पेट्रोल। अगर हम पेट्रोल को निकाल दें तो बाकी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या है? ज्यादा है। अच्छा जी, चलें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की हम जनरल बात कर रहे हैं। आइडिया हमें पता लग गया कि क्या है कि अगर हमने अपने सर्वर से डाटे को कहीं और भेजना होगा तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर कहीं और से डाटा हमारे पास आएगा तो हम उसे इंपोर्ट करेंगे। कंसेप्ट बड़ा आसान सा है। सोर्स जहां से डाटा भेजना है वहां पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्सपोर्ट फाइल। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। सोर्स जहां से हमने डाटे को उठाना है और कहीं भेजना है वहां पे एक फाइल क्रिएट होगी, फाइल का नाम होगा एक्सपोर्ट फाइल। और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट फाइल ईएक्सपी की यूटिलिटी यानी एक्सपोर्ट की यूटिलिटी से बनेगी। एक्सपोर्ट की यूटिलिटी के लिए पूरा एक्सपोर्ट लिखना भी जरूरी नहीं, कमांड ईएक्सपी ही लिख देते हैं तो एक्सपोर्ट की कमांड चल पड़ती है। वो हम देखते हैं कैसे चलती है। तो सोर्स के ऊपर एक्सपोर्ट की कमांड चलेगी और एक एक्सपोर्ट फाइल बन जाएगी। उस एक्सपोर्ट फाइल को हम उठा के डेस्टिनेशन के ऊपर ले जाएंगे जहां पे हम डाटे को लेके जाना चाहते हैं, और वो वहां जाके डाटे को हम इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट की यूटिलिटी से, तो वो उस फाइल से सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सोर्स के ऊपर एक एक फाइल जनरेट होगी जिसको एक्सपोर्ट फाइल बोलेंगे। डेस्टिनेशन पे जाके उस एक्सपोर्ट फाइल से हम डाटे को क्या कर लेंगे? इंपोर्ट। तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूटिलिटीज। और ये हम यूज क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा। एक सर्वर से डाटे को दूसरे सर्वर के ऊपर लेके जाना हो, एक डेटाबेस के वर्जन से दूसरे डेटाबेस के वर्जन के अंदर डाटा लेके जाना हो, इन सब तरह की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूटिलिटी हम इस्तेमाल करते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की है। अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैं कहता हूं कि यार ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यूटिलिटी है मैं इसी को बैकअप एंड रिकवरी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर देता, या मेरे पास जो बैकअप पड़ा होता है मैं उसी को उठा के किसी और जगह पे ले जाऊं और वहां पे जाके क्या करूं? डाटे को वहां पे जाके रखवा दूं। तो बैकअप को मैं क्यों नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकता, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैं बैकअप के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? तो इसका एक आसान सा जवाब आपके पास ये है कि हर चीज का अपना एक स्कोप और पर्पस होता है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, अगर मैं उस गाड़ी के अंदर गंदम की बोरियां रखूं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर दूं, तो ना मुझे गाड़ी ने मना करना है ना किसी और ने मना करना है, क्योंकि गाड़ी तो मेरी। लेकिन गाड़ी का ये पर्पस नहीं है कि मैं उसको बोरियों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करूं। अगर मैं उसको करना शुरू कर दूंगा तो इतराज किसी को नहीं है, लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है ये। और मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंस करके बहुत थोड़ी सी चीज को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने गंदम की बोरियां ट्रांसपोर्ट करनी है तो शायद मुझे उससे बहुत सस्ती एक पिकअप मिल जाएगी जो इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। ठीक है। सो हमारे पास हर काम को करने के लिए स्पेसिफिक चीज अवेलेबल है, तो हमें उसी स्पेसिफिक चीज को क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यूटिलिटी बैकअप के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। बैकअप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो नहीं ना सकने से मतलब ये है कि करना नहीं चाहिए। अगर कोई कर लेगा तो इतराज कोई नहीं, लेकिन उससे उसकी यूटिलिटी नहीं हो रही होगी, वो ज्यादा रिसोर्सेज खर्च कर रहा होगा और कम एडवांटेज इससे अचीव कर रहा होगा। क्या ये बात मेरी आपको समझ आती है? यस सर। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा सा सिंटेक्स है, ये मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आफ्टरनून में से कोई इसको स्लाइड को पढ़ दे मेरे लिए। Vehicle export and import utility overview. You can use these utilities to do following: archive historical data, save table definition to protect them from user error failure, move data between machines and database or between different versions of Oracle server, transport table spaces between databases. अच्छा, अब ये जो हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की यूटिलिटी है, आर्काइव डाटा को मैनेज करने के लिए करता है डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि अगर मैं एक्सपोर्ट फाइल बना रहा हूँ तो उसमें मेरे पास स्विचेस या कमांड्स अवेलेबल है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर उठाना चाहता हूँ, मैं स्ट्रक्चर के साथ डाटा भी उठाना चाहता हूँ, डाटा स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए हुए हैं वो सारे कंस्ट्रेंट्स भी उठाना चाहता हूँ, उसके ऊपर जितने इंडेक्सेस लगे हुए हैं वो भी उठाना चाहता हूँ। मैं जो चीज़ चाहूँ वो उठा सकता हूँ और जो चीज़ चाहूँ वो छोड़ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ स्ट्रक्चर को मूव कर दूं तो सिर्फ स्ट्रक्चर की एक्सपोर्ट फाइल बन जाएगी। अगर मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर और डाटा दोनों की एक्सपोर्ट फाइल बन जाए तो दोनों की बन जाएगी। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर प्लस डाटा प्लस कॉन्स्टेंट्स तो तीन चीज़ों की बन जाएगी। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर प्लस डाटा प्लस कॉन्स्टेंट्स प्लस इंडेक्सेस तो पूरी डेटाबेस की हमारे पास फाइल बन जाएगी। तो जिस तरह का डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा, जितना डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा उतना डाटा हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। कहाँ इस्तेमाल होना है, मूव डेटा बिटवीन मशीन्स एंड डेटाबेसेस। एक मशीन से उठा के दूसरी मशीन पे लेके जाना है, एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस के दरमियान लेके जाना है, डिफरेंट वर्जन ऑफ ओरेकल, ओरेकल 8 का डाटा ओरेकल 9 में लेके जाना है, ओरेकल 9 का ओरेकल 10 में लेके जाना है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट की यूटिलिटीज इस्तेमाल करते हैं। फिर पूरी डेटाबेस के लिए भी ये काम किया जा सकता है और पार्शली भी। एक 100 टेबल स्पेस है मेरे पास डेटाबेस में, मैं 2 टेबल स्पेसिस कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, तो मैं पार्शल एक्सपोर्ट फाइल्स भी बना सकता हूँ। पूरी डेटाबेस की एक्सपोर्ट फाइल बनाने की भी जरूरत नहीं। क्या जो मैंने बोला है ये आपको समझ आया? जी। सर हम पार्शियल इंपोर्ट फाइल्स यानी कि वो भी बना लेंगे इस तरह से, तो पार्शियल का क्या फायदा होगा? देखो पार्शियल देखो बेटा, इंपोर्ट फाइल तो बननी नहीं, फाइल कौन सी बननी है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट फाइल से डाटे ने क्या हो जाना है, इंपोर्ट हो जाना है। तो फाइल तो एक ही बननी है, वो कौन सी है, एक्सपोर्ट। जो कहाँ पे बननी है, सोर्स पे, डेस्टिनेशन पे जहाँ पे लेके जाना है वहां जाके उससे एक्सपोर्ट फाइल से हमने क्या करना है, डाटा इंपोर्ट कर लेना है। तो फाइल सिर्फ एक्सपोर्ट ही बननी है। ठीक है, इसको मैं इस तरह बोलता हूँ, सोर्स के ऊपर जहां से हमने डाटा मूव करवाना है, सोर्स के ऊपर जो हमारे पास यूटिलिटी रन होगी उसका नाम है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की यूटिलिटी का आउटपुट होगी एक्सपोर्ट फाइल।
ये एक्सपोर्ट फाइल डेस्टिनेशन पे जाके जहाँ पे हमने इंपोर्ट की यूटिलिटी रन करनी है, इंपोर्ट की यूटिलिटी रन किस फाइल के ऊपर होगी? एक्सपोर्ट की फाइल के ऊपर। एक्सपोर्ट की यूटिलिटी का आउटपुट एक्सपोर्ट फाइल है और इंपोर्ट की यूटिलिटी का इनपुट को क्या है? एक्सपोर्ट फाइल। अगर एक्सपोर्ट फाइल मौजूद नहीं है तो इंपोर्ट की कमांड तो चल ही नहीं सकती। एक्सपोर्ट की कमांड चलेगी तो एक एक्सपोर्ट फाइल जनरेट करेगी, उससे जहां पे इंपोर्ट करना होगा वहां जाके इंपोर्ट की कमांड रन करेंगे तो वो वाली एक्सपोर्ट फाइल उस इंपोर्ट की कमांड को एज इनपुट मिलेगी और वो उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो इंपोर्ट फाइल कोई नहीं है, सिर्फ फाइल कौन सी है? एक्सपोर्ट, एक ही फाइल है। एक्सपोर्ट जनरेट करेगा और इंपोर्ट की कमांड उससे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगी जिस जगह पे उसको हमें चाहिए होगा। अब आप अपना क्वेश्चन दोबारा कर सकते हैं। इससे यही क्वेश्चन था। कमांड लाइन इंटरफेस अवेलेबल है, इंटरेक्टिव डायलॉग बॉक्स होंगे, पैरामीटर फाइल्स है और एकल एंटरप्राइज मैनेजर, इन तमाम की मदद से हम इसको चला सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं। एक्सपोर्ट मोड्स कौन कौन से हैं? टेबल मोड, यूजर मोड, टेबल स्पेस मोड एंड फुल डेटाबेस मोड। ठीक हो गया? सारे इस स्लाइड को एक दफा पढ़ लें और मॉर्निंग में से कोई एक इसको मेरे लिए रीड कर दें। सर करूं? जी जी। Export modes: table mode, table definitions, table data, all or selected rows, honors tables grants, honors table indexes or table constants. User mode: table definitions, tables data, honors grant, honors indexes, tables constants. Table space mode: table definitions, grants, indexes, table constraints, triggers. Full database mode: table definitions, tables data, grants, indexes, tables constraints. अच्छा जी, टेबल मोड जो हमारे पास होगा इसमें किसी एक टेबल या मल्टीपल टेबल्स की हम बात कर रहे होंगे। यूजर मोड में हम क्या कर रहे होंगे? हम किसी एक स्कीमे की बात कर रहे होंगे कि फरहान के सारे टेबल या फरहान के आधे टेबल। टेबल स्पेस मोड में हम एक टेबल स्पेस की बात कर रहे होंगे। पूरे डेटाबेस मोड में हम पूरे डेटाबेस को उठा लेंगे। तो ये चारों मोड हमारे पास अवेलेबल है कि हम अपने स्कोप के मुताबिक जितना डाटा चाहे उतना डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 4 एक्सपोर्ट मोड है तो इंपोर्ट मोड कितने होंगे? 4 ही। 4 ही होंगे 4 ही। जो एक्सपोर्ट फाइल में होगा इंपोर्ट फाइल ने उसी को इंपोर्ट कर रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन तो मौजूद ही नहीं है। इन्वोकिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कीवर्ड आ गए हमारे पास। अच्छा जी, कमांड क्या है? EXP, सिर्फ इतनी ही कमांड है, इसके अलावा कोई और कमांड नहीं। आप एक्सपोर्ट करेंगे कि कमांड देंगे EXP की तो वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट आपकी स्टार्ट कर देगा। अब आगे आ गया एक्सपोर्ट, आगे यूजर नेम और पासवर्ड उसने दिए है। उसने कहा HR के टेबल्स कर दो, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, रोज। रोज इज इक्वल टू वाई का मतलब है अगर मैं रोज इज इक्वल टू वाई नहीं मेंशन करता ये वाला स्विच तो इसका मतलब होगा टेबल्स के स्ट्रक्चर तो करने हैं, डाटा नहीं करना। अगर डाटा करना है तो रोज इज इक्वल टू वाई। फिर मैंने फाइल का नाम बता दिया जिस फाइल में जनरेट करना है। फाइल का नाम मैंने रखा x1.dmp। तो ये मेरे पास x1.dmp की फाइल कर देगा जिसमें HR जो हमारे पास है उसके HR का जो यूजर है उसके टेबल्स 2 एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का उनका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, उनका डाटा भी आ जाएगा और जिस फाइल में आएगा उसका नाम होगा x1.dmp। दूसरा एक्सपोर्ट सिस्टम मैनेजर ऑनर HR डायरेक्ट इज इक्वल टू y, फाइल इज इक्वल टू x.dmp। अब वो क्या कह रहे हैं कि सिस्टम मैनेजर में ऑनर जो HR है उसकी डेटाबेस सारी की सारी कर दे, डायरेक्ट इज इक्वल टू y। अब 2 तरह की एक्सपोर्ट फाइल्स बनती हैं, एक डायरेक्ट मेथड से बनती है और एक इनडायरेक्ट मेथड से बनती है। डायरेक्ट मेथड से जो फाइल बनती है वो बड़ी एफिशिएंटली क्रिएट हो जाती है और उसमें अननेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होती, तो वो बड़ी एफिशिएंटली क्रिएट हो जाती है। लेकिन उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है,
कि अगर वो डेटाबेस सर्वर 1 से पे बनाई गई है और वहां पे लैंग्वेज सेट था इंग्लिश, तो ये उसी दूसरी डेटाबेस में जाके क्या हो सकती है, इंपोर्ट हो सकती है जहां पे लैंग्वेज सेट इंग्लिश ही हो। अगर वहाँ उर्दू, अरेबिक या फ्रेंच कोई और लैंग्वेज आपने डेटाबेस की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश वाला डाटा वहां पे जाके इंपोर्ट नहीं हो सकता। अगर आप इनडायरेक्ट क्या नाम है, डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट फाइल क्रिएट करेंगे, तो इनडायरेक्ट फाइल के अंदर आपके पास सारी कन्वर्जन्स अवेलेबल होंगी और ये लैंग्वेज की आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी कि आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप एक फाइल बनाते हैं इनडायरेक्ट के साथ, तो उसमें कन्वर्जन्स अवेलेबल होंगी। अगर इंग्लिश वाली डेटाबेस का डाटा आप फ्रेंच वाली डेटाबेस के अंदर डालना चाहेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करके डाल देगा। तो इनडायरेक्ट जो होती है वो बनती तो स्लो है, इतनी एफिशिएंटली क्रिएट नहीं होती, उसकी बनने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उसका स्कोप ज्यादा होता है, वो किसी भी डेटाबेस में जाके इंपोर्ट हो सकती है। डायरेक्ट जो है वो बन तो फौरी जाती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो सिर्फ उन्हीं डेटाबेसेस के अंदर जाके इंपोर्ट हो सकती है जिनका लैंग्वेज सेट वही होगा जो सोर्स का लैंग्वेज सेट था। अगर हम चाहते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का लैंग्वेज सेट सेम है, तो फिर तो हमें डायरेक्ट मेथड ज्यादा सूट करता है। लेकिन अगर सोर्स और डेस्टिनेशन का मेथड फर्क है या हमें पता ही नहीं है कि फर्क है या नहीं है, तो फिर हमें इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना। क्या ये बात समझ आती है? Yes, sir. अच्छा, ये जो आगे है ना, टेबल इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, रोज इज इक्वल टू वाई, फाइल इज इक्वल टू एक्स, इसको हम स्विचेस बोलते हैं। और आपके पास कोई 50-60 स्विचेस होंगे, डाटा करना है, डाटा नहीं करना, स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर नहीं करना, इतना डाटा करना है, इंडेक्सेस करने हैं, नहीं करने। तो ये वाले जो स्विचेस हैं ये आपको डिटेल में काफी सारे मिल जाएंगे, ये आप लोगों ने खुद देखने हैं। तीसरी में हम एक टेबल स्पेस के डाटे को कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट टेबल स्पेस इज इक्वल टू यस, टेबल स्पेस इज इक्वल टू TSM, टेबल स्पेस का नाम बता दिया। लॉग इज इक्वल टू TSM डॉट लॉग, जो फाइल का नाम है उसको TSM डॉट लॉग के नाम से हम लोगों ने क्रिएट की। तो ये तीन हमारे पास कमांड आ गई जो एक्सपोर्ट की कमांड को जनरेट कर रही है। विजिट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये आ गया डायरेक्ट पाथ एक्सपोर्ट कंसेप्ट। डायरेक्ट पाथ की जब हम बात करते हैं तो नीचे ये आपने सॉलिड लाइन देखें जो मेरे एरो में कर रहा हूं, ये रीड ब्लॉक से चलेगा, TTC बफर में आएगा और डंप फाइल क्रिएट कर देगा। SQL कमांड प्रोसेसिंग, बफर कैशे मैनेजर और बहुत सारे प्रोसेसेस को दरमियान वालों को ये स्किप कर जाएगा। तो डायरेक्ट पाथ बड़ा एफिशिएंट होगा। लेकिन ये क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का कैरेक्टर सेट और लैंग्वेज सेम होगी तो ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। कन्वेंशनल पाथ ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें ज्यादा स्ट्रेस परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन एडवांटेज क्या होगा, जोन सी एक्सपोर्ट फाइल बनेगी वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जाके क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। क्या ये बात मैं दोबारा समझा पाया हूं आप लोगों को? जी सर। The type of export is indicated on the screen output, export dump file and the log file. Data is already in the format of the export, expects avoiding unnecessary data conversion. Use an optimized SQL select statement. The direct path option cannot be invoked interactively. Client side and server side character set must be the same. The buffer parameter has no effect. You cannot use the direct path option to the export rows containing lob, B file, reference और object types. ये वाले कुछ केसेस हैं जिनमें अगर ये वाली डाटा टाइप्स इस्तेमाल हो रही हो तो आप क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट पाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपने कन्वेंशनल को इस्तेमाल करना है। बफर पैरामीटर क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। ये एक्सपोर्ट की यूटिलिटी है। EXP यूजर आईडी देना है फुल यस, आपने जो जो कुछ करना है वो चीजें एक्सपोर्ट हो जाएंगी। एक्सपोर्ट फाइल को फाइल का एड्रेस बताना क्या है, जरूरी है। एक्सपोर्ट पैरामीटर फाइल इज इक्वल टू, आगे पैरामीटर फाइल का नाम हम बता देंगे तो उसको एक्सपोर्ट कर लेगा। क्रिएट टेबल डेफिनेशंस, एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ वैलिड एक्सपोर्ट फाइल, इंपोर्ट फ्रॉम अ कंप्लीट और क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट फाइल, रिकवर फ्रॉम यूजर एरर फेलियर।
ये 4 काम है जो हम इंपोर्ट की यूटिलिटी के थ्रू कर लेते हैं। टेबल्स की डेफिनेशन कर लेते हैं, डाटा उठाना चाहें डाटा उठा लेते हैं, कंप्लीट इंपोर्ट किया जा सकता है, क्यूमुलेटिव कि पिछले 10 दिन का डाटा चाहिए, उससे पुराना डाटा मैं नहीं उठाऊंगा। और अगर कोई यूजर का एरर आ जाए तो हम डाटे को कहाँ से उठा सकते हैं, इंपोर्ट फाइल से, एक्सपोर्ट फाइल से उठा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट मोड्स हैं वही कौन से मोड हैं, इंपोर्ट मोड्स हैं, टेबल, यूजर, टेबल स्पेस और फुल डेटाबेस। क्योंकि इसका सोर्स क्या है, जो हमारे इसकी जो इनपुट है वो क्या है, जो उसकी आउटपुट है। जो एक्सपोर्ट फाइल की आउटपुट है वो इंपोर्ट फाइल की इनपुट है। तो जो कुछ आउटपुट में हो सकता है वही कुछ इनपुट में आएगा, नई चीज तो कोई आ नहीं सकती। एक्सपोर्ट के 4 मोड हैं तो वही 4 मोड किसके होंगे, इंपोर्ट के भी होंगे। इंपोर्ट कीवर्ड आ गया, वैल्यू और कीवर्ड, वैल्यू कीवर्ड। अच्छा जी, इंपोर्ट एचआर टेबल्स, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, रोज इज इक्वल टू यस, और यहाँ पे उस फाइल का मेंशन देना है जो सोर्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब हम फाइल देते थे तो वो फाइल वो वाली फाइल होती थी जो हम क्या करते थे, जनरेट कर रहे होते थे। यहाँ पे जो फाइल का हम नाम दे रहे हैं वो सोर्स के तौर पे दे रहे हैं कि इस फाइल में से ये काम करने हैं। तो आप इसमें देखें तो हर फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन होगा, फाइल के बगैर हम ये काम कर ही नहीं सकते। इसमें किसी किस्म का कोई इशू आप लोगों को? सर इसके अंदर डायरेक्ट कीवर्ड नहीं यूज कर सकते सर, हमने कर दोबारा बोलना। सर इसके अंदर डायरेक्ट कीवर्ड नहीं यूज कर सकते जैसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट में किया था। यार ये देखो, इसने तो कोई फाइल क्रिएट ही नहीं ना करनी, वो तो फाइल जल्दी बन जाए या फाइल आराम से बने इस पे मैटर करते हैं। इसने तो कोई फाइल बनानी नहीं, इसने तो फाइल में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको लिए डायरेक्ट और कन्वेंशनल की तो जरूरत ही नहीं, इसको तो सोर्स मिल गया हुआ है, इसने कौन सा कोई फाइल क्रिएट करनी है। तो डायरेक्ट और कन्वेंशनल का जो पर्पज है और मेथड है और कंसेप्ट है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है, इंपोर्ट में उसकी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं। ठीक है, अगर तो इंपोर्ट ने भी कोई फाइल जनरेट करनी होती तो हम कहते हैं यार इंपोर्ट कन्वेंशनल से कर लें या डायरेक्ट से कर लें, इसमें तो कोई ऐसा काम होना ही नहीं है। इसने तो सोर्स एक फाइल जो इसको मिलनी है उस फाइल में से डाटा उठा लेना है। अब वो फाइल कन्वेंशनल से बनी है या डायरेक्ट से बनी है, ये इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट जरूरी नहीं है। ये जरूरी क्या है कि जिस जगह पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कहाँ वहां पे इंपोर्ट हो सकती है, वो उसने इसको वेरीफाई करना है, बस उसने कौन सी कोई फाइल बनानी है। ठीक हो ठीक हो। You need to invoke import as sysdb under the following conditions. At the request of Oracle Technical Support, when import transport table set. To invoke import as sysdb, import username password as sysdb. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की यूटिलिटी चलाने के लिए आपके पास रोल कौन सा होना चाहिए, sysdba का रोल होना चाहिए। अगर sysdba का रोल आपके पास अवेलेबल है तो आपको एक्सेस है उसके ऊपर, आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इंपोर्ट प्रोसेस सीक्वेंस, मॉर्निंग में से कोई मुझे पढ़ दे जी इसको। Import process sequence. New tables are created, data is imported, indexes are built, triggers are imported, integrity constraints are enabled on the new tables, any bitmap, functional and or domain indexes are built. ये सीक्वेंस है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है टेबल्स का, फिर उनमें डाटा डाला जाता है, फिर उस डाटे के ऊपर इंडेक्सेस बनते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रिगर सप्लाई होते हैं, फिर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट सप्लाई होते हैं, और उसके बाद ये बिट मैप, फंक्शनल, डोमेन इंडेक्सेस अगर कोई हो तो ये बनते हैं। तो इस सीक्वेंस में डाटा इंपोर्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन स्पोर्ट कंसिडरेशन, आफ्टरनून में से कोई पढ़ते हैं जी मुझे। जी The export file identifies the character encoding schemes used for the character data in the file. The import utility translates data to the character set of its host system. A multi-byte character set code file must be imported into a system that has the same characteristics. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन स्पोर्ट की वो बात कर रहा है, वो कहते हैं द एक्सपोर्ट फाइल आइडेंटिफाइज द कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम यूज फॉर द कैरेक्टर डाटा इन द फाइल. द इंपोर्ट यूटिलिटी ट्रांसलेट्स डाटा टू द कैरेक्टर सेट ऑफ इट्स होस्ट सिस्टम. A multi-byte character set export file system must be imported to a system that has the same characteristics.
अब मल्टी बाइट सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि इसकी जो हमारे पास ओरेकल की आती है, इनमें कम से कम 18-19 सर्टिफिकेशंस हैं। उनमें से एक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं को जो अभी हम लोगों ने उस तरह नहीं देखी, लेकिन वो जनरल गाइडलाइंस के अंदर हमारे पास आती भी नहीं है, तो हम उन पे अभी बात नहीं करते। मल्टी बाइट करेक्टर सेट पे हम फिर कभी बात करेंगे, इस पर करंटली हम बात नहीं कर रहे। ये 18th चैप्टर है हमारे पास, डीबीए फंडामेंटल 2 में हमने यही कोर्स करना था। दोबारा मैं रिपीट कर दूं एक दफा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां, 14th और उसके बाद 18th, ये चैप्टर हम लोगों ने किए। ये कोई 9 चैप्टर पढ़ बनते हैं, इनको आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। इनके मतलब हमने फर्दर आगे जाके क्या करेंगे, बात करेंगे। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करनी है वो ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस है। कोई मुझे बताएगा कि ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस क्या होती है? ट्यूनिंग क्या होती है जी, आप में से कोई बताए मुझे। सर रिन्यू करवाना किसी चीज को, जरा बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं ऐसे हम लोग ताकि वो थोड़ा बेहतर वर्क करे। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि बाइक की ट्यूनिंग कब करवाई जाती सर हर महीने बाद, 1.5 महीने बाद। है? 1.5 महीने बाद, चलो ठीक है। और फिर वो किलोमीटर का और कोई होता है कि बताना चाहे और कब कराई जाती है? अगर इतने सर जब किलोमीटर चले जब वो सही तो तरीके से चलना रही। दो बातें आ गई, कुछ किलोमीटर, एक स्पेसिफिक किलोमीटर चलने के बाद या स्पेसिफिक टाइम के बाद, दो बातें आ गई। और इसके अलावा कब कराई जाती है? सर जब वो चलने में थोड़ा थोड़ा मसला कर रही हो तो हम जब सोचने का। मसला करना स्टार्ट हो जाए तब ट्यूनिंग करा लेते हैं। 3 बातें होगी। और जी जी, और सर जब हम खुद चाह रहे हो कि ये और अच्छी तरीके से चले बाइक तो हम तब भी करा हम लेते। परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाना चाह रहे हो, जब हम खुद चाह रहे हो, चलो जी 4 हो गए। और कोई बात? तुम सारे अमीर लोग हो भाई। ये हम स्टूडेंट थे तो हम ट्यूनिंग तब कराते थे जब हमारे पास पैसे आते थे। ठीक है, जनरली वो कोई ईद पे पैसे आ गए तो हमने ईद पे ट्यूनिंग करा ली, नहीं तो वैसे कभी कोई पैसे आ गए तो करा ली। अदरवाइज 4 अभी तो महीने अब्बू साल हो करवा के गए। दे रहे हैं ना। जी जी, अभी तो अब्बू ही करवाते हैं। हाँ चले वो करवाते हैं तो वाली साहब भी अमीर आदमी फिर। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि सम सिनारियोज के अंदर ये होता है कि ट्यूनिंग के पैसे नहीं होते तो हम ट्यूनिंग भी नहीं करा रहे होते। तो अब 5 केसेस हो गए। पहला, एक सर्टेन टाइम के बाद करवानी है। दूसरा, एक सर्टेन माइलेज के बाद करवानी है। तीसरा, तीसरा क्या था? जब जी भी जी, मसला तीसरा आएगा तब करवानी। सर जब वो मसला चलने आएगा, में मसला कर रही हो। मसला आएगा तब करवाना है। या एग्जिस्टिंग जो भी उसकी वो क्या नाम है परफॉर्मेंस है, उसको फर्दर बेहतर करवाना है। पांचवा, जब पैसे आएंगे तब करवाना है। ये 5 केसेस हमारे पास आ गए। अच्छा जी, ये जितनी भी बच्ची हैं आप लोगों में से किसी ने कभी कोई ट्यूनिंग नहीं करवाई? कोई ट्यूनिंग नहीं की आप लोगों ने जनाब? सर मैंने की करवाई है मैंने। बेटा फीमेल्स की तरफ से आपने जवाब देने हैं। अच्छा फीमेल कह रहे हैं। जी, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी ने कभी कोई ट्यूनिंग नहीं करवाई या की? नहीं सर। No, sir. सबने की हुई है। जी जी, सबने की हुई है। स्पीक अप, बताएं कौन सी ट्यूनिंग की हुई है आपने? सर ये बाइक वगैरह की तो ट्यूनिंग नहीं की, किसी ऐसी मशीनरी की ट्यूनिंग तो नहीं की, बाकी किस किसी चीज चीज। की है? सर अगर मुझे आइडिया नहीं है वो ट्यूनिंग में आती है या नहीं। किस चीज की आपका आइडिया नहीं है, बता दें सर उस चीज का। सैलून से रिलेटेड, जैसे कोई भी ऑयलिंग वगैरह करना, अब वो ट्यूनिंग में आती है, उसका आइडिया नहीं है।
मे बी किस चीज की ऑयलिंग मैंने सही तरह से सुना नहीं। सर में तेल लगाना या कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाना। नहीं नहीं, ये जो आप लोगों की ट्यूनिंग है ना, वो उस दिन होती होगी जिस दिन वाली साहब आपके जरा गुस्से में होते होंगे, या वालदा आपकी गुस्से में होती होंगी, उस दिन आप लोगों की जो होती है ना वो ट्यूनिंग होती है। ये तेल तो लगाना ट्यूनिंग में शामिल नहीं होता। ट्यूनिंग में आपके शामिल क्या होता है, जैसे आप सब ने कभी ना कभी रेडियो चैनल ट्यून किया होगा, 107.2 का वो पहिया घुमा रहे होंगे, यहाँ बटन से प्लस माइनस कर रहे होंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं वो भी ट्यूनिंग में आती है। हम कहते क्या हैं कि हम अपना चैनल ट्यून कर रहे हैं, या चैनल ठीक तरह से ट्यून नहीं है तो आवाज नहीं आ रही। गॉट माई पॉइंट? जी सर। ठीक हो गया। तो दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग बोलते हैं। इसमें किसी को कोई इशू? अच्छा चले, अब मैं एक और बात करने जा रहा हूं। देखें, बिल्कुल डेटाबेस के अंदर भी ट्यूनिंग के यही 5 सिचुएशंस हमारे पास होती हैं। पहली, कि आपने मंथली और वीकली वेरीफाई करना है कि आपके पास सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आपने या एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद कर लेना है, या मैं कहता हूँ मेरा पास जब भी डेटाबेस में 5 GB नया डाटा आ जाएगा तो मैं इसकी ट्यूनिंग करूंगा। ठीक है, इसको प्रीएम्प्टिव ट्यूनिंग कहेंगे। प्रीएम्प्टिव का मतलब यहाँ पे हमारे पास वही है जो प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि हम प्रॉब्लम को आने से पहले क्या करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, कि ताकि हमारी डेटाबेस जो परफॉर्मेंस दे रही है उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करे। बेहतर करना पर्पस नहीं है, करंट परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना क्या है, पर्पस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइमली ट्यूनिंग करते हैं, कि हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं कि हर 15 दिन के बाद ट्यूनिंग करेंगे या हर महीने के बाद ट्यूनिंग करेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम एडजस्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम उसको क्या करते रहते हैं, ट्यून अप करते रहते हैं। क्या ये बात समझ आती है आपको? जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल की हम बात करते हैं, तो गाड़ी मोटरसाइकिल जो हमारे पास है, हम कहते हैं 1000 किलोमीटर के पास या 10,000 किलोमीटर के बाद इसकी हमने क्या करवानी है, ट्यूनिंग। तो वो उसी के हिसाब से हम उसकी हमेशा क्या करवाते रहते हैं, ट्यूनिंग करवाते रहते हैं। इसमें सब लोगों को पता है, सेम डेटाबेस का एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद हम क्या करवाते रहेंगे, ट्यूनिंग। इसको प्रीएम्प्टिव ट्यूनिंग कहते हैं, कि प्रॉब्लम को आने ही नहीं देना, प्रीएम्प्टिवली हमने एहतियात करनी है और क्या करना है, इसकी ट्यूनिंग करवाते रहना है, जिससे ओवरऑल सिचुएशन बेहतर होगी। ट्यूनिंग में करते क्या है वो भी हम देखेंगे डेटाबेस की। ये बात आपको समझ आती है? ठीक है। पहले 2 केसेस तो यही है, जो टाइम और ड्यूरेशन वाले थे, कि सर्टेन ड्यूरेशन या टाइम के बाद किलोमीटर चलने के बाद आपने करना है, तो ये दोनों तो सेम ही। तीसरा है जब प्रॉब्लम आ जाए। अब ये वो वाला सिनारियो है कि ये प्रीएम्प्टिव हम अप्रोच यूज नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं जब प्रॉब्लम आएगी तो ट्यूनिंग करा लेंगे। अब जैसे ही मेरी बाइक की परफॉर्मेंस कम होती है, वो चलना कम कर देती है, या उसकी पिक अच्छी नहीं रहती, या फ्यूल ज़्यादा खाती है, तो मैं कहता हूँ अच्छा अब इसकी ट्यूनिंग करवा लेते हैं। तो इसका मतलब है मैं प्रॉब्लम का वेट करूंगा, जब प्रॉब्लम आएगी तो उसके बाद ट्यूनिंग करवाऊंगा। ये बहुत अच्छा तरीकाकार कंसिडर नहीं होता। प्रीएम्प्टिव अप्रोच ज़्यादा अच्छी कंसिडर होती है। प्रॉब्लम आने पे करवाना कोई बहुत बड़ी बड़ी अक्लमंदी नहीं है। चौथा हमारे पास पॉइंट क्या था जी, बताएं। चौथी ट्यूनिंग की जरूरत कब पड़ती थी हमें? सर जब हम उसकी यानी कि और अच्छी तरीके से उसको चलाना चाह रहे हो तब। जब हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। जब हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं। अब सबसे पहले आप में से कोई मुझे बता दें कि ट्यूनिंग में होता क्या। आप बाइक की सर ट्यूनिंग करवाने गए हैं, ट्यूनिंग में होता क्या? सर ऑयल चेंज वगैरह होता है। मोबाइल ऑयल चेंज होता है ठीक सर हो, उसका। ठीक है, उसके अंदर हम लोग बाकी क्या नाम है उसका, सर बैटरी या तो वगैरह फिल्टर चेंज चेंज करवाते हैं। होता है या फिल्टर की सफाई करते हैं, बैटरी का पानी वगैरह पूरा वो करके देते हैं, और उसके बाद इंजन की भी सफाई करते हैं, सफाई इंजन को होती है। ओपन करके। अच्छा जी, बात मेरी सुने। ऑयल चेंज करवाना ट्यूनिंग का पार्ट नहीं है।
ऑयल आपने, ये आपके पास एक कंज्यूमेबल आइटम है, जब ये खत्म हो जाती है तो आप इसको चेंज करवा लेते हैं। आप ऑयल चेंज करवा लें और उसके 15 दिन के बाद जाके ट्यूनिंग करवा लें। ट्यूनिंग अलहदा चीज़ है, ऑयल चेंज करवाना अलहदा चीज़ है। ट्यूनिंग में आप क्या करते हैं, वो आपकी क्लच की तार को ठीक करेगा, वो आपके कार्बोरेटर का पेट्रोल ठीक करेगा। इंजन को खोल के कोई सफाई नहीं होती, इंजन का कोई ताल्लुक नहीं है उसके। इंजन को जो वो पेट्रोल फ्यूल दिया जाता है उसको वो एडजस्ट करता है, वो क्लच को एडजस्ट करेगा, वो ब्रेक को एडजस्ट करेगा, वो गियर को एडजस्ट करेगा। इनमें से किसी चीज़ को ऑयलिंग की ज़रूरत होगी, वो ऑयलिंग की ज़रूरत करेगा। और ये सारी चीज़ें ट्यूनिंग का पार्ट है। इन सारी चीज़ों से ट्यूनिंग का पार्ट हम करते हैं। अब इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं जो ट्यूनिंग से आप अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसे कहते हैं यार मेरी मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर चलती है 1 लीटर के अंदर, लेकिन 60 से ऊपर नहीं जाती। तो यार ये चलो 50 ना करे, ये 30 करे, लेकिन ये जाए 80-90 के ऊपर। तो वो आपके फ्यूल को या पेट्रोल को बढ़ा देगा, आपकी एवरेज कम हो जाएगी लेकिन आपकी हाई स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है आप एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करना चाहते थे, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, वो आपने इससे अचीव कर लिया। यहाँ वाइस वर्सा, कि आप कह रहे हैं कि यार ये करती है 30 की एवरेज और चाहती है 100 पे, तो यार ये 100 पे ना जाए, ये 60 तक की जाए, लेकिन इसकी एवरेज कोई 40 हो जाए, तो वो वाइस वर्सा उसके पेट्रोल को कम करके ऐसा कर देगा। तो इसका मतलब है कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिसके लिए कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं डालना पड़ता, और उसके साथ ही आप क्या कर देते हैं, ये काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी बाइक की टोटल स्पीड है 120 और वो 120 पे जाती है। मैं मैकेनिक के पास जाके कहता हूँ कि यार ये 120 की जगह 130 या 140 पे जाना शुरू कर। तो क्या ट्यूनिंग से ये चीज़ अचीव करना मुमकिन है? नहीं सर, हम सिस्टम के लिमिट्स एक्सीड नहीं कर सकते। अब इसमें वही है कि करंट सिस्टम की लिमिट ही अगर 120 और मैं 130 या 140 पे जाना चाहता हूँ, तो ऐसा तो करना मुमकिन नहीं करंट रिसोर्सेज के साथ। हाँ, मैं इसमें कुछ रिसोर्सेज ऐड कर दूं तो फिर हो सकता है कि मैं क्या करूं, इसमें मोटरसाइकिल के केस में कौन सा ऐसा रिसोर्स ऐड करूंगा मैं कि उसकी स्पीड कोई 10-15 किलोमीटर बढ़ जाए। सर इंजन अगर इसका हायर पावर का हो जाएगा, ज्यादा सीसी का हो जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है। चलो, अच्छी बाकी बात रेस्ट तुम्हारी में ये है कि तुम्हें बात पता हो ना पता हो जवाब जरूर देते हो। कोई और बताए? तो तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो, तुम लोग आवारागर्दी भी नहीं करते, तुम लोग करते क्या हो घरों में बैठ के, मुझे ये बताओ। पढ़ते तो नहीं हो तुम, ये भी नहीं सर पता अभी कि मोटरसाइकिल क्या करते हैं। सर ऑल्टर वेट करवा रिड्यूस लें। करने से भी स्पीड बढ़ेगी। क्या करने से? बाइक का वेट रिड्यूस करने से। सर ऑल्टर करवा लें। क्या ऑल्टर करने से स्पीड सर बढ़ेगी? इंजन चेंज करवा ले। सर कोई कार्बोरेटर बाइक का चेंज कर ले किसी और बाइक से, तो फिर उससे भी बढ़ जाती है। बेटा तुम सारों ने ना दूसरों की बाइक्स की बातें सुनी है, मुझे लगता है तुम्हारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। सर यस इंजन सर, गरीब है। सर फिर हमें 1 to 5 लेना पड़ेगा अगर बड़ी स्पीड चाहते हैं तो। सर 70 में 1 to 5 का इंजन लगा दे। ओ अक्लमंदो, जो मोटरसाइकिल की पिछली गरारी होती है ना, अगर वो छोटी डाल दें और गरारी सेट चेंज करते हैं ना, तो उससे भी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। ये वो तो अब सर सही है ना, ये वो तो अगर सही आप काम कर रहा ये अगर आप में से किसी ने काम किया हो तो आपको पता हो ना। ठीक है, सर तो वो आप, चेन का, हाँ जी, वो सर जो वो, गरारी, जी 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 उसका ताल्लुक चेन से नहीं होता जी जी कि वो बिल्कुल। वो चेन। देखें, जो उसने इंजन ने घुमाना है, अगर वो आपकी गाड़ी में अगर 13 इंच के टायर्स चले हों, तो आपके मीटर पे 120 स्पीड है, तो वो 120 पे जा रहे होते हैं। अब उसकी जगह 15 इंच के रिम डलवा दें गाड़ी में, टायर जो है 15 इंच के डलवा दें, तो वो जो आपके पास 120 की स्पीड आ रही होगी मीटर के ऊपर, एक्चुअली आपकी गाड़ी 130 पे जा रही होगी। तो जैसे जैसे उसका साइज, क्योंकि उसके जो सर्कल है वो सेम रहने हैं, और टायर हर सर्कल में 2 इंच ज्यादा जगह वो कवर करेगा, तो ओवरऑल आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी।
सेम इंजन को घुमाना है किसने, गरारी ने। गरारी का सेट अगर आप चेंज कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो उससे क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसकी ये लॉजिक है। तो ये सबसे, अब ये वाले काम जो हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते थे, मगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ट्यूनिंग इज नॉट एनफ। ट्यूनिंग कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे अचीव कर सकती है, ट्यूनिंग हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकती। कुछ ऑब्जेक्टिव्स और ख्वाहिशात अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें नए रिसोर्सेज को ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कोई गरारी सेट इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, एक नया सोर्स ऐड होगा तब ये काम होगा, और ये जो नया सोर्स ऐड हो रहा है ये ट्यूनिंग का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम ट्यूनिंग से अचीव कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम ट्यूनिंग से अचीव नहीं कर सकते। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक और बात मैं कह देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी मोटरसाइकिल पे 2 लोग बैठ सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल पे 6 या 7 लोग बैठे, तो अब मैंने क्या करना है? सर ट्रॉली लगवा लें। रिक्शा लगाया सर पीछे। जी जी बिल्कुल, मुझे पीछे चिंची लगवानी पड़ेगी। मैं पीछे रिक्शा लगवा लूंगा तो मेरी कैपेसिटी जो है वो 2 लोगों से 6 लोगों तक की हो जाएगी, लेकिन ये ट्यूनिंग से काम नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे सिस्टम में नए रिसोर्सेज ऐड करने। सो डेटाबेस की भी ट्यूनिंग में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना ट्यूनिंग से मुमकिन नहीं होता। एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर रहते हुए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, और उन लिमिट से बाहर हम किसी किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो अब 4 तरह की चीजें हमने देख ली। पहली, एक सर्टेन टाइम पे, या हमने कहा था किलोमीटर्स के बाद, तो हमने कहा था इसे प्रीएम्प्टिव ट्यूनिंग कहते हैं, कि प्रॉब्लम आने से पहले ही रूटीन में ट्यूनिंग करते रहे। फायदा क्या होगा, करंट परफॉर्मेंस मेंटेन हो जाएगी। सेकंड, हम लोगों ने कहा जब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए तो फिर ट्यूनिंग करा ले, तो मैंने कहा ठीक है ये, मगर ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या था कि हम एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, या स्पीड बढ़ा लें या पेट्रोल की एवरेज बढ़ा लें, तो ठीक है ये काम ट्यूनिंग से हो सकता है। लेकिन एक हद से ज्यादा स्पीड बढ़ानी है तो नए रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे, फिर वो ट्यूनिंग में शामिल नहीं होगा। अगर एक हद से ज्यादा कैपेसिटी बिठाने की लोगों को बढ़ानी है तो वो भी ट्यूनिंग से बेहतर नहीं होगी, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें नए रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम लोगों ने देख ली। 5वीं क्या थी हमारे पास? पैसे सर। पैसे आएंगे तो कराएंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थी कि हमारे पास एक डेटाबेस सर्वर चल रहा है, वो काम कर रहा है। अब मैंने उसकी ट्यूनिंग करवानी है और मुझे मे बी उसके लिए एक्सपर्ट पर्सन रिक्वायर्ड है, बट मैं अफोर्ड ही नहीं करता एक्सपर्ट पर्सन, तो मैं वेट करूंगा जब मेरे पास वो रिसोर्सेज या पैसे अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, ट्यूनिंग करवाऊंगा। अदरवाइज जैसा चल रहा है मैं चलने दूंगा। तो मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है, लेकिन मैं अभी अफोर्ड ही नहीं करता उसको ठीक करना, तो मैं उसे अफोर्ड नहीं करता ठीक करना, तो आई हैव टू वेट। तो ये हमारे पास 5वां केस एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे रिसोर्सेज की लिमिट हमारे पास आ जाती है कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं, और अभी हम उसे अफोर्ड भी नहीं करते, तो फिर हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे कि हालात बेहतर हो जाए, तो फिर हमने इसके अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। ये एक सर आज जनरल हम डिस्कशन। मैकेनिक बन गया फुल हैवी वाले। जी जी, आज हमें बाइक का पूरा पता चल गया, मैकेनिक बन गए हम लोग हाथ से ज्यादा। और बदकिस्मती से मैं समझाना तुम्हें डेटाबेस जा रहा हूँ। तुम तुम लोग कितने अक्लमंद हो। मैकेनिक वाला काम तुम्हें जिसने सिखाना था उसने तुम्हें 4 पैसे भी देने थे, डेटाबेस के लिए तुम पैसे भी दे रहे हो और काम तुम मैकेनिक वाला सीख रहे हो। कितने तुम नहीं सब सर, लोग अक्लमंद हो। नहीं सर, पता लग गई काफी बातें में बाइक के रिलेटेड चलो आपने अच्छी, मेरे को। चलो अच्छी बात। और जो डेटाबेस के मतलब बताता हूँ वो भी सुन लिया करो ना, बाइक के मतलब तो सुन लेते हो तुम लोग। नहीं सर, उससे भी समझ आ गई। देखिए जब आपने इनडायरेक्टली हमें बताया, हमें उसकी डेटाबेस की भी समझ आई है। जी 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 जी, बहुत समझदार हैं आप लोग। अच्छा मेरी बात सुने, 5वां जो जो आज हमने ये जनरल ओवरव्यू लिया है कि ट्यूनिंग और परफॉर्मेंस है क्या। अब आगे ट्यूनिंग परफॉर्मेंस करनी कैसे है और कैसे करते हैं, इसके मुतालिक हैं। अब इसमें ना 6-7 टॉपिक होंगे, वो शायद पूरा चैप्टर भी नहीं होंगे। 7-8 चैप्टर में से मैं कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ा दूंगा, और कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम इतना ही है। तो मैं 2 लेक्चर हमारे पास और रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियोस आपको भेज दूं, और उसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम उनको डिस्कस कर लें। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो कोशिश करूंगा कि मैं वीकेंड के ऊपर आपको एक लेक्चर भेज दूं जिसको आप सुन लें, और मंडे को फिर हम उसको डिस्कस कर लें, और उसके बाद हम ताकि मैक्सिमम काम अपना कवर कर सकें।
तो फाइनल अभी 12 तक चैप्टर आपका वो यूट्यूब पे नहीं आया। जी जी 12 चैप्टर का यार 12 मैं नहीं चैप्टर है। देखता हूँ, नहीं तो मैं उसका लेक्चर ढूंढता हूँ, ना मिला तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके भेजता सर हूँ। ठीक है जी जी सर मेरे मार्क्स नहीं लगे हुए क्विज वगैरह के। सर यही बात नहीं नहीं है दिए, मसला। नहीं आपने दिए लगाए हैं होंगे सर? आप। नहीं सर मैंने दिए थे, और दूसरा ये कि मेरा मेट का भी इशू आया था, वो भी तकरीबन मैं मेल की थी तो मार्क्स लगे थे, तो शायद वो पता नहीं मिस क्यों हो जाते हैं। आपके देखें ये जो क्विज मैंने आप लोगों के लिए, वो तो मैंने 3 क्विज तो ऐसे हैं जो मैंने क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग चेक करें। अगर रिकॉर्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे और आपने जवाब दिया है तो वो वाला टाइम मुझे मेंशन कर दें कि इस रिकॉर्डिंग में इतने मिनट्स के ऊपर मैं आपकी मेरी बात हुई थी, वो मैं नंबर लगा दूंगा देख के। सर वो सर मेरा वैसे कहने का आपने मतलब है, आपने 0 भी मार्क नहीं ना किया हुआ, वो मेरा आ ही नहीं रहा कि क्विज के भी कुछ मार्क्स हैं, सिर्फ असाइनमेंट के आए हैं और मिड के आए हुए हैं, बस मैंने आपको मेल की है और साथ में स्क्रीनशॉट भी भेजा है। तो आपके नंबर लगे नहीं ना होंगे। देखिए क्विज में ऑन एवरेज 30 से 31 लोग होते हैं क्लास में, 60 लोग तो आते नहीं है क्विज वाले दिन। ओके सर। ठीक है तो वो सर इसमें आप टोटल 4 क्विजेस के नंबर लगे हुए हैं। मेरे ख्याल 3 के लगे हुए, भी क्विज नंबर 4 के लगे हुए, 1 के शायद नहीं लगे हुए। एक आधा क्विज सर आपका ऐसा है जो रिटर्न हुआ था पर उसके नंबर नहीं अभी तक लगाए मैंने। सर अभी मेरे सीएमएस के ऊपर 1 और 3 के लगे हुए हैं, और उसमें भी सर एक जो 1 है वो 3 नंबर का शो हो रहा है, और जो 3 है वो 5 नंबर का शो हो रहा है। दोनों में 1 1 मार्क्स लगे हुए हैं, जबकि क्विज सारे दिए हैं और सही बे- जवाब भी दिए हैं आपके ऑनलाइन बेटा क्विज के अंदर। ये आपको लगा होगा ना सही जवाब है, ये 1 नंबर का मतलब है कि आप क्विज में मौजूद थे, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया और गलत दिया। ठीक है, ये 1 नंबर आपको सिर्फ प्रेजेंट होने का मिला है, इसमें आपके सवाल के ठीक होने का 0% चांस। ठीक है, 1 नंबर का मतलब है कि आपका सवाल कोई भी जवाब ठीक नहीं था, आप क्योंकि क्विज वाले दिन मौजूद थे और आपने क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका इस चीज का 1 नंबर आपको मिला। सर 1 और 3 के लगे हुए, 2 के फिर भी नहीं लगे हुए। बेटा आप जो क्विज 2 था किस दिन किस डेट को उसकी मार्किंग हुई है उसको चेक करो, उस लेक्चर में जाओ और जाके देखो कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर किया या नहीं किया। अगर आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा या आपने क्वेश्चन का आंसर किया है तो कितने मिनट और के ऊपर में से क्वेश्चन का आंसर आपने किया है, वो वीडियो का नाम और टाइम बता दो एग्जैक्ट के इस जगह पे देखना सर मेरी आपकी बात हुई थी, तो मैं आपका नंबर अपडेट कर दूंगा। और अगर ये नहीं मिलता आपको तो सर फिर आप अगर जी जी सर अगर लगे ही नहीं हुए तो आपको मेल कर दें फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके। आपने फिर मुझे वीडियो और टाइम एग्जैक्ट मेल करना है देख के कि आपकी मेरी बात क्वेश्चन आंसर हुआ है। अगर क्वेश्चन आंसर हुआ ही नहीं तो मैंने आपका ढूंढना तो नहीं, ढूंढना आपने खुद है। सर नहीं, मेरे सिर्फ उसके लगे हुए हैं, मिड्स के लगे हुए हैं, क्लास पार्टिसिपेशन लगी हुई है। ठीक हो गया, तो आपने क्विज वाले तीनों क्विजों वाले दिन नहीं आई होंगी आप। मैं तो बता रहा नहीं हूँ सर, मैंने आपको जो 70% मेल लोग, करने वाला था वो भी मेल किया, तो मैं आपको सही डिटेल भेज देती हूँ वो मेल मेल करके। करने वाले के तो नंबर लगे ही नहीं है, मेल करने वाले के तो अभी तक नंबर लगे ही नहीं है। जो मैंने वाइवे लिए हैं उन तीनों के नंबर लगे हैं। सर आपने 3 सर क्विज के नंबर लगाए हैं? हाँ जी 3 वाइवे मैंने लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा के वाइवे वाले दिन की अटेंडेंस आप देखें 30 या 32 बच्चे होते हैं दोनों सेक्शंस के मिला के, आते 40 के करीब हैं, 7 8 आउट हो जाते हैं। ठीक है, पर सर मैंने वो सर क्विज 2 किस दिन हुआ है ये अब पता कैसे चलेगा? जिस दिन अटेंडेंस लगी है उस दिन हुआ होगा या उससे 1 दिन पहले हुआ होगा, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो वाइवे सर वाले मार्क्स होते हैं मैं वो फौरी लगा देता हूँ। सर जी जी सर अगर किसी क्विज में हम आए हुए और आपने क्वेश्चन खुद नहीं पूछा, तब उसमें भी फिर मार्क्स नहीं लगेंगे? जी जी उसमें भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं पूछता हूँ हर क्विज के एंड में कि कोई रह तो नहीं गया जिससे कोई क्वेश्चन ना पूछा हो, तो अगर उसमें भी आपने जवाब नहीं दिया ओके तो सर। ठीक है। ओके सर। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब आप लोग इस लेक्चर को आज के सुन सर लीजिएगा। क्लास ये पार्टिसिपेशन के नंबर तो नहीं लगाए हुए आपने कि अभी क्लास अभी सिर्फ 3 क्विज़ेस के नंबर लगे हुए और एक असाइनमेंट के नंबर लगे हुए? यार लगा दूंगा क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर ठीक भी, है। जिनके लग रहे ठीक हैं है पहले सर, वो तो देख लो कितने अच्छे हैं। तो बड़े कम कम नंबर लगाए हुए। बेटा तुम लोग जवाब भी कोई नहीं देते, पढ़ के नहीं आते, मैं क्या करूं? सर आज पढ़ के मुझे आए थे, बता आप दो आज कोई पूछ हल। लेते। आज आप क्विज ले लेते, सारा पढ़ के आए थे, आज आप कुछ भी पूछ लेते।
चलो पता लग जाएगा। ये कौन सा 2 हफ्ते के बाद फाइनल हो जाना है, लग पता जाएगा कितना पढ़ के आए थे। ये कौन सा आज पढ़ लिया तो ये बासी हो जाने परसों तक। नहीं सर, वो क्विज में तो नंबर बढ़ जाएंगे ना, तो क्विज तो सेशनल में आता है। आज जो है सारा चलो ले पढ़ा लेते हैं। चलें जी, डीबीए फंडामेंटल 2 का नेक्स्ट क्लास के अंदर क्विज होगा, आपको मौका दे देते हैं, ये कौन सी बात है। ठीक है, सर नेक्स्ट आपने आज क्लास के 10, अंदर डीबीए 12 और 14 का कहा था ना, रिकवरी वाले। हाँ जी, लेकिन अब डीबीए फंडामेंटल 2 पूरे का होगा क्विज। तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां, 14वां और 18वां। ठीक है, पहले हम 1 घंटे का क्विज कर लेंगे, उसके बाद जो वीडियो होगी उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, सर फाइनेंस में प्री मिड तो नहीं ना इंक्लूड, इस तरह तो सिलेबस इतना ज्यादा हो जाएगा। क्या नहीं इंक्लूड? प्री मिड। हाँ, प्री मिड नहीं है, मिड के बाद मेरे ख्याल 4 वो क्या नाम है चैप्टर हमारे पास फर्स्ट बुक के डीबीए फंडामेंटल 1 के, फिर 8 चैप्टर ये हैं, 12, और इसके 3-4 टॉपिक्स होंगे, बस यही कुछ होगा। ओके सर। सर मिड से पहले भी इंक्लूडेड है? नहीं, यानी कि मिड के बाद ये जो फंडामेंटल 2 वाला है बस यही है? जी जी। ओके सर। चले, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।